अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। हम बात कर रहे थे डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के हवाले से, और आज जिस लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे वो होगी एक्सरे डायफ्रैक्शन। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर है ना, ये बेसिकली एक्सआरटी की जो कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है, बेसिकली उसको हम डिस्कस करेंगे। हम कोई जैसे मॉडर्न फिजिक्स में जो डेरिवेशंस हैं वो यहाँ पर नहीं करने वाले, या जो आप एफएससी में भी पढ़ते हो उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि हम देखेंगे कि एक्सआरडी से हमें क्या कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इंफॉर्मेशन किस ग्राफ से हम जो है निकाल सकते हैं, कौन से अलग अलग ग्राफ हैं, उसके बाद इसके कंपोनेंट और वर्किंग क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्रिस्टलोग्राफिक फेज क्या होता है, और उसके बाद फिर मैं आपको एक ओरिजिनल एक्सआरडी का ग्राफ दिखाऊंगा कि एक ओरिजिनल एक्सआरडी का ग्राफ जो कि इंटेंसिटी और 2 थीटा के दरमियान बनाया जाता है वो किस तरह का होता है। और उसी से फिर हम जो है वो एक्स-रे डायफ्रैक्शन को देखेंगे कि टू आखिर जो इसके एक्सिस हैं वो किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जिस पर हम वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस पर 2 थीटा को लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सआरटी की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो एक्सआरटी जो है मेरे पास वो बेसिकली मेरे स्ट्रक्चर पैरामीटर्स को जो है वो डिफाइन कर देता है, ठीक है। एक्सआरटी क्या करता है, मेरे स्ट्रक्चर पैरामीटर्स को डिफाइन करता है, या मुझे स्ट्रक्चर पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है अबाउट माय सैंपल। मेरा जो भी सैंपल होगा, जो सैंपल मैंने लैब में सिंथेसाइज किया या बनाया, उसके स्ट्रक्चर पैरामीटर या स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो इंफॉर्मेशन एक्सआरडी करके हासिल कर सकता हूँ। पहली बात याद रखिए। सेकंड चीज़, आप लोग अपनी डिस्प्ले पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है सैंपल के आगे क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो बेसिकली जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है ना बच्चों, ये ज़्यादातर जो मटेरियल लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं ना वो क्रिस्टलाइन ही होते हैं। और जो मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट क्लासेस में जो है डिफाइन हुए हुए हैं ना। मटेरियल की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन एंड पॉली क्रिस्टलाइन। तो जो हम लैब में ज़्यादातर मटेरियल बनाते हैं ना, और उसमें भी जो नैनो मटेरियल स्पेसिफिकली बनता है वो या तो सिंगल क्रिस्टलाइट होता है या फिर पॉली क्रिस्टलाइट होता है। ज़्यादा 95% केसेस जो होते हैं वो पॉली क्रिस्टलाइट के होते हैं, बहुत थोड़े केस होते हैं सिंगल क्रिस्टलाइट के। और इसकी क्लासिफिकेशन की डिटेल में बहुत ज़्यादा अभी नहीं जाऊँगा, वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो है चैप्टर होता है। लेकिन हम थोड़ा-सा बस डिफाइन करेंगे कि क्या क्रिस्टलाइट सिंगल क्रिस्टल पॉली क्रिस्टल में फ़र्क क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है वो मैंने लिख दी है कि इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशन इन अ पीरियोडिक मैनर, ठीक है। पीरियोडिक मैनर का मतलब क्या है कि रिपीट हो रहे हैं बार-बार और एक ही अरेंजमेंट में रिपीट हो रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ मैंने रफली एक एटम्स को शो किया है सैंपल सरफेस के अंदर। तो यहाँ पे देखो कोई भी बाउंड्री या कोई भी वॉल नहीं है, ठीक है, या जिसको हम ग्रेन बाउंड्रीज भी बोलते हैं। यहाँ पे उस तरह का कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा, लिहाजा ये जो सैंपल है वो सिंगल क्रिस्टल है, यानी कि इस सैंपल की जो ओरिएंटेशन है वो सेम है थ्रू आउट द सरफेस। इसके जो एक्सिस है ना, एटम्स जिस तरह से अरेंज होते हैं अपने अपने एक्सिस में, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में, उसकी जो अरेंजमेंट है वो बेसिकली सेम अरेंजमेंट है थ्रू आउट द सैंपल, ठीक हो गया। और इस वजह से जो है ये सिंगल क्रिस्टलाइट कहलाता है। सेकंड जो टाइप है वो इम्पोर्टेंट टाइप है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्रिस्टलाइट जो हैं वो ग्रोन करवाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं, और उनका एक स्पेसिफिक मैज होता है, और वो आपस में रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको ग्रो करवा सकते हैं। ग्रो कैसे कराएंगे? बाय एडिंग अ सूटेबल डोपेंट वी कैन ग्रो अ क्रिस्टलाइट, ठीक है। उसके बाद वो जो है वेल डिफाइंड बाउंड्रीज के थ्रू एक परफेक्ट ऑर्डर में आपस में डिवाइड होते हैं या सेपरेट होते हैं,
ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हैं, जो ग्रीन वाली लाइन है ये इसको ग्रेन बाउंड्रीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। और हर एक बाउंड्री जो है ना, उसके अंदर एटम्स एक खास अरेंजमेंट में जो है वो स्पेसिफाई हुए हैं, वो ओरिएंटेड है। तो उस वजह से जो है मैंने यहाँ पर लिखा है कि हर एक बाउंड्री में जो है स्पेसिफिक क्रिस्टलोग्राफिक लेंस होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और डायग्राम नज़र आ रही होगी, जिसको मैंने क्या किया हुआ है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के बिल्कुल जो कॉर्नर है ना, वहाँ पे मैंने एटम्स को शो किया है। ये गोल सी बॉल आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली एटम्स है, ठीक है। अब ये एटम जो है वो आपस में किस तरह से अरेंज हुए हैं, ये चीज़ हमें पता चलती है क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन से। ये बेसिकली होते क्या है, ये एक इमेजिनरी जो है ना फ्लैट सरफेस या लाइंस होती हैं, जिनसे हम ना आपस में नियरेस्ट एटम्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने उन्हें डिफाइन किया हुआ है कि ये कौन सा प्लेन होगा। जैसे फर्ज करते हैं, अगर मतलब 3 एटम्स है ना हमारे पास, और वो जो है कॉर्नर्स पे मौजूद हैं एक यूनिट सेल के, तो इस तरह की ट्रायंगल सिमेट्री बन रही है, तो ये वन वन प्लेन है। अब अगर ये वाला एटम जो है वो यहाँ सेंटर में या कहीं और मौजूद होता ना, तो फिर ये वन वन प्लेन ही बनता, फिर ये कोई और प्लेन बनता, ठीक है। और इस तरह से जो है वो हम ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स की। अब जैसे ये सेंटर वाला आप देखें, मुमकिन है कि ये वन वन प्लेन होगा, लेकिन जो ये दूसरे वाले ग्रेन बाउंड्रीज के अंदर एटम मौजूद है, ये हो सकता है कि 200 का प्लेन हो, ठीक हो गया। और ये जो नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, इनको हम मिलियन इंडेक्सेस कहते हैं। इससे हम क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था, और इसका मतलब ये बेसिकली समझाने का मकसद था कि क्रिस्टलाइन सैंपल आप लोग समझ लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल कंपोनेंट या कंस्ट्रक्शन की नहीं लिखी। हम जो है वो वर्किंग और ग्राफ्स पे ज़्यादा काम करेंगे आज। तो सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि एक्स-रे की सोर्स है, ठीक है, जिसने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की एक्स-रे को जनरेट कर दिया। सबसे पहली बात ये समझ आ गई, ये आसान चीज़ थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है एक सैंपल होल्डर है, जिसमें मैंने जो लैब में सैंपल बनाया था ना, वो सैंपल मैंने इस सैंपल होल्डर में जो है सेट कर दिया है। और उसके बाद जो है एक डिटेक्टर मौजूद है मेरे पास, जो कि डायफ्रैक्टेड एक्स-रेज़ को जो है वो डिटेक्ट करता है। ये अब इस वाली इमेज पे देखो ना ज़रा, ये जो रेड कलर की डॉट्स है ना, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनके दरमियान का जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बेसिकली क्या है? ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। और ये जो है डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा कंपेरेबल है एक्स-रे की वेवलेंथ के साथ। इसीलिए हमने जो है पूरे स्पेक्ट्रम में से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से एक्स-रेज़ को यूज़ किया है, बजाय इंफ्रारेड या यूवी या माइक्रोवेव्स को यूज़ करने के। अब देखो यहाँ पे ये जो रेज़ हैं R1 और R2, ये एक्स-रेज़ है ना, ठीक है। R1 जो है वो अ, ब लै क्रिस्टल लैटिस ए की पोज़ीशन पर इंसिडेंट होती है, और उसके बाद स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो डायफ्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पे एक डिटेक्टर मौजूद है, ठीक है। फिर R2 जो है वो बी पोज़ीशन पर जो है इंसिडेंट होती है, और उसके बाद एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है वो गुज़र जाती है, या डायफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अब इस वेव ने इन क्रिस्टल लैटिस के साथ जो एंगल बनाया था ना, वो एंगल था थीटा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे का क्रिस्टल लैटिस के साथ एंगल थीटा होगा, और डायफ्रैक्टेड रे का भी क्रिस्टल लैटिस के साथ जो एंगल होगा वो थीटा होगा। और ये जो सेंटर में आपको लाइन नज़र आ रही है ना ग्रीन वाली, ये बेसिकली नॉर्मल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि रे वन जो है ना, देखें, वो डायफ्रैक्टेड एक्स-रे है, लेकिन वो लीड कर रही है रे 2 को। तो इसका मतलब है यहाँ पे इनके दरमियान पाथ डिफरेंस आया है। पाथ डिफरेंस क्या होता है?
So it is how much farther one wave travels than the other before they meet. एक रे दूसरी रे से कितना ज़्यादा आगे होगी अब आपस में मिलने से पहले, आपस में इंटरफेयर करने से पहले, उसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के या ब्रैग लॉ से हमें ये बात पता है कि जो पाथ डिफरेंस है वो 2d sin थीटा होगा बिटवीन दीज टू रेज। ठीक है, ये इसकी डायग्राम होगी थोड़ी सी। अब इसकी वर्किंग पे आते हैं, जो मेन चीज़ है। तो सबसे पहले देखो, XRD जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर जो है बेस करती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मुराद है कि एक्सरे की जो XRD से जो इंफॉर्मेशन आती है ना वो तभी मुझे मिलेगी जब मेरी जो दो या दो से ज़्यादा रेज हैं, डायफ्रैक्टेड रेज, ये आपस में कंस्ट्रक्टिवली जो है वो इंटरफेयर करेंगी। अगर ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और मेरे पास मेरे सैंपल की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कंडीशन हाईलाइट की हुई है एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, ये जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये ब्रैग्स लॉ से निकली हुई है। अच्छा, उसके बाद मैंने बात की हुई है कि एंगल और इंटेंसिटी जो है ना डायफ्रैक्टेड एक्सरेज के, वो हम मेजर करते हैं। डिटेक्टर मतलब मेजर करता है वो, और उसके बाद हम उससे जो है स्ट्रक्चर पैरामीटर जो है निकालते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये रेज डायफ्रैक्ट करगी ना आपस में, उसके बाद फर्ज करते हैं ये कहीं और मतलब डिटेक्टर में जो है, डिटेक्टर में कन्वर्ज होने से पहले ये आपस में इंटरफेयर करती हैं। अब जब ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी ना तो इनकी कोई खास इंटेंसिटी होगी ना। ठीक है, तो वो वाली इंटेंसिटी को हम यूज़ करेंगे और हम इंसिडेंट रे और डायफ्रैक्टेड रे के एंगल को यूज़ करेंगे अपने स्ट्रक्चरल पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए। ये देखो, जैसे ये अब एक XRD का ओरिजिनल ग्राफ है। इसमें देखो ये 5 सैंपल का ग्राफ है और 5 डिफरेंट सैंपल का ग्राफ है। इवन उनके जो कंपोनेंट हैं वो सेम है। लैंथेनम कैल्शियम मैंगनीज ऑक्साइड में आयरन की डोपिंग हुई हुई है। लेकिन देखो यहाँ पे जो सबसे पहला सैंपल था, इसकी डायफ्रैक्टेड रेज की इंटेंसिटी बहुत कम है, और सबसे जो लास्ट वाला सैंपल था, ठीक है, इसकी डायफ्रैक्टेड रे की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हम इंटेंसिटी और चीटा को जो है वो यूज़ करके जो है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। वो कैसे करना है वो भी अभी समझाऊंगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, वो है कि द आउटपुट किस तरह से आती है मेरे पास। तो आउटपुट जो है वो ग्राफिक की फॉर्म में हम प्लॉटिंग करते हैं सॉफ्टवेयर पे, ओरिजिन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, और उससे जो है मेरे पास डायफ्रैक्टेड एक्सरे की इंटेंसिटी वाई एक्सिस पर आती है और टू चीटा की जो इंटेंसिटी होगी वो एक्स एक्सिस पे आएगी। और टू चीटा क्या है? टू चीटा जो है वो इंस्टेंट रे और डायफ्रैक्टेड रे का एंगल है। जैसे देखो, ये इंस्टेंट रे इस क्रिस्टल लैटिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है? चीटा। ठीक है, अब ये वाली जो रे है, ठीक है, डायफ्रैक्टेड रे, वो इस क्रिस्टल लैटिस के साथ क्या एंगल बना रही है? चीटा। तो इन दोनों को अगर हम सम अप करें और टोटल एंगल निकालें इंसिडेंट रे का और डायफ्रैक्टेड रे का, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा टू चीटा। तो टू चीटा इस वजह से हम लेते हैं। और उसके बाद फिर हम एक और चीज़ याद रहेगी, वो है कि पीक्स जो है ना वो डिफरेंट प्लेन्स या क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, जो मैंने प्लेन्स वाली बात अभी समझाई थी कि प्लेन्स जो है वो एटम्स के अरेंजमेंट को बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पीक्स जो है वो कोरस्पॉन्ड करती हैं कि क्रिस्टल लैटिस में किस तरह से प्लेन्स मौजूद हैं, और इसके लिए भी हम सॉफ्टवेयर अब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो, XRD के ना दो केसेस होते हैं, जैसे मैंने कहा था। एक जो केस है ना वो है कि या तो मेरा सैंपल जो है वो क्रिस्टलाइन मटेरियल से बनाया जाए या फिर मेरा सैंपल अमॉर्फस हो। अब अगर मेरा सैंपल क्रिस्टलाइन है ना तो मेरी पीक बहुत ज़्यादा शार्प होती है। ठीक है,
यानी कि बहुत ज़्यादा नैरो रहती हैं। ये देखो, ये जैसे ऊपर से नैरो नैरो पीक है ना, इस तरह की पीक आती है मेरे पास। या ये ओरिजिनल जो सैंपल है इसकी पीक्स देखो, ये पॉलीक्रिस्टलाइन सैंपल का है, पीक्स है। ठीक हो गया। लेकिन जो अमॉर्फस वो होगा ना सैंपल, उसकी पीक्स बहुत ज़्यादा रफ आएंगी और बिल्कुल भी शार्प नहीं होगी। ये चीज़ इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि मेरा जो सैंपल बनाया गया है वो क्रिस्टलाइन है या फिर अमॉर्फस है। ठीक हो गया। और ये एक चीज़ हम XRD की मदद से और फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ना यहाँ पे थोड़ा सा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो एक्स-रे डायफ्रैक्टोमेट्री जो है ना, ये पूरी टेक्निक जो हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली फेज आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। फेज आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जैसे मैंने अभी यहाँ पर तुम लोगों को बताया था ना कि ये देखो, ये जैसे ये ग्रेन बाउंड्रीज हैं। अब इन ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर अंदर जो है ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद है ना, और एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं बाय केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है। तो अब वो केमिकल बॉन्ड्स जो है ना, वो डिफरेंट मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ पे जो है ना डिपेंडेंट होते हैं फेजेस। यानी कि कुछ ऐसी बॉन्ड होती है ना जो कि ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बिल्कुल क्यूबिक की तरह। तो उसको हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल फेस बोलते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिसकी दो साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तीसरी नहीं होती, तो उसको हम रोम्बोहेड्रल बोलते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी होती हैं जिनकी तीनों साइड जो है वो इक्वल नहीं होती, उसको हम फिर ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं। तो ये जो है, इस तरह से हम फेज आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग XRD डेटा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एवरेज क्रिस्टलाइट साइज की ना। तो एवरेज क्रिस्टलाइट साइज क्या है? एवरेज क्रिस्टलाइट साइज जो है, ये हम डिबाय के शेरर फार्मूला से यूज करते हैं। जैसे कि एक नैनो पार्टिकल है ना, अब एक नैनो पार्टिकल जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है। अब लिहाजा एक नैनो पार्टिकल स्फेरिकल शेप में होगा ना, तो उसकी एक क्रिस्टल की जो होगी ना बाउंड्रीज होंगी, जैसे ऊपर मैंने ग्रेन बाउंड्रीज रिप्रेजेंट की थी ना, उसी तरह से क्रिस्टलाइट्स होंगे जो कि ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बने होंगे और उनकी बाउंड्रीज होंगी। जैसे ये ऊपर वाला जो पॉलीक्रिस्टलाइट का केस था ना, काम सारा यही वाला होगा, लेकिन स्फेरिकल होगा थोड़ा सा। ठीक हो गया। तो इस तरह की बाउंड्रीज होंगी। इन बाउंड्रीज का साइज जो है ना, वो मिला के हमें क्रिस्टलाइट बना के देता है। यानी कि उस साइज को हमने अगर मेजर करना हो ना, तो हम जो है वो शेरर फार्मूला यूज करते हैं, और उसकी डेरिवेशन पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने पढ़ाई थी, वो आप लोग एक दफ़ा देख लेना। उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं कि लैटिस पैरामीटर क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम सेल क्या होता है, स्पेस ग्रुप क्या होता है, और ओरिएंटेशन का तो मैं बता सकता हूँ। ये वही चीज़ है कि प्लेन्स किस तरह से जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात कि जो शेरर फार्मूला में के लैम्डा और बीटा कांस्टेंट है ना, इसमें जो बीटा होगा ये फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम, यानी कि इन पीक्स की फुल विड्थ और हाफ मैक्सिमम, ये वाले जो पॉइंट होंगे ना, इनको इससे मल्टीप्लाई कराना है। और ये वाला बीटा जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना क्रिस्टलाइट साइज, उतना ही अच्छा होगा, और फिर उतने हिसाब से जो है मेरा मटेरियल नैनो रेंज में आएगा। अच्छा, लैटिस पैरामीटर पे जाने से पहले ना थोड़ा सा यूनिट वॉल्यूम, यूनिट सेल के बारे में समझो। तो यूनिट सेल जो है वो क्या होता है? जैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, बिल्डिंग वो किस ब्लॉक से बनाई जाती है? ब्रिक से बनाई जाती है, बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी तरह मटेरियल का भी बिल्डिंग ब्लॉक है, कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो, मैंने एक जो है वो क्यूबिक या ऑर्थोरोम्बिक भी बोल सकते हैं, अभी मैंने लैटिस पैरामीटर नहीं निकाले, वो शो किया है एक्सिस के ऊपर ना, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है। और इसमें देखो कॉर्नर पे जो है ना, वो मैंने कहा है कि लैंथनम और कैल्शियम मौजूद है, और जो सेंटर है ना, इसमें मैग्नीज और आयरन मौजूद है।
और मैं जो एग्जांपल है वो किसकी है, लैंथेनम कैल्शियम मैग्नीज आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स की। ठीक हो गया। तो ये सारे एटम्स जो है वो आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन करके एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं फॉर अ नैनो मटेरियल। और इवन बल्क में भी इसी तरह होता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना, क्योंकि हम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके लिए, तो उन्हीं बॉन्ड लेंथ्स को हम लैटिस पैरामीटर बोलते हैं फिजिक्स के अंदर। और इस तरह से जो है हम लैटिस पैरामीटर के भी डिफरेंट फार्मूला होते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द यूनिट सेल, आइदर इट इज ऑर्थोहोम्बिक, रोम्बोहेड्रल और सिंपल क्यूबिक। तो डिफरेंट वो फार्मूलाज हम यूज करते हैं और उसके बाद हम लैटिस पैरामीटर को फाइंड आउट कर देते हैं। और उसी तरह से फिर हम इसके यूनिट वॉल्यूम सेल और क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशंस को भी जान सकते हैं। अब ये जो ये वाली एग्जांपल आपको नजर आ रही है ना, ये एग्जैक्ट इसी नैनो पार्टिकल की है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये कॉम्प्लेक्स क्लस्टर है और कम्बिनेशन ऑफ यूनिट सेल है, यानी कि एटम्स के कम्बिनेशन से क्या बना, एक यूनिट सेल। और यहाँ पर बहुत सारे यूनिट सेल हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूनिट सेल है ना, तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट कराता तो समझ ना आती, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया था फिलहाल। लेकिन ये जो है वो पूरा एक मिला के बहुत सारे यूनिट सेल एक सिंगल नैनो पार्टिकल बनाते हैं। और इस तरह से हमें नैनो पार्टिकल जो यूनिट सेल है वो शो होता है। शो नहीं होता मतलब इस तरह से जो है वो। अब ये देखें, ये जो रेड वाला एलिमेंट है ये ऑक्सीजन का है, ये ग्रीन वाला एलिमेंट जो है ये लैंथेनम का है। इन दोनों की ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है ना, इसको लैटिस पैरामीटर बोलते हैं। और इसको डिटरमाइन करना हमारी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज में टारगेट होता है। उसके बाद ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ। अब क्या है ये, एक XRD पैटर्न है जिसमें एग्जैक्ट वही वाले पार्टिकल्स में आयरन की डोपिंग हुई है, लैंथेनम कैल्शियम मैग्नीज आयरन ऑक्साइड बनाया हुआ है। और मैंने पहले बताया था कि हर एक सैंपल के लिए चाहे उसके सेम एलिमेंट हो लेकिन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे क्योंकि ये सैंपल तैयार किए गए हैं और बाज़ औक़ात इसमें कोई इम्प्योरिटी भी आ सकती है, तो डायफ्रैक्टेड रे की इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती रहेगी और हमें डायफ्रैक्टेड रे की इंटेंसिटी जो है वो अलग मिलेगी हर एक एंगल पर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अपनी शो हो रहा होगा। अच्छा, ये आप ये जो ऊपर चीज़ देख रहे हो ना, इन्हीं को प्लेन्स बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक। ये भी हमें XRD से मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे जो बड़ी पीक है इसको हम बोलते हैं करैक्टरिस्टिक पीक। ठीक है, अब ये जो ये करैक्टरिस्टिक पीक है ना, इसका प्लेन है 200। ठीक हो गया। उसके बाद वाली पीक्स का जो है इसका प्लेन है 211, 220। ये सारी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली जो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स हैं या एक एटम के अंदर क्रिस्टल किस तरह से जो है वो एटम्स किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं डिफरेंट ग्रेन बाउंड्रीज के अंदर, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये वाले सैंपल है ना, ये वाले सैंपल्स की जो जो XRD आप देख रहे हो, ये पॉलीक्रिस्टलाइट सैंपल है। भला क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में क्या कहा था कि जो ये देखो, ये जो डायग्राम मैंने आपसे बनाई थी इसमें मैंने क्या कहा था कि कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे मेरे पास जो है, जैसे ये वाला जो प्लेन होगा ये फर्ज करते हैं 111 का प्लेन होगा, ये वाला प्लेन 200 का प्लेन होगा, ये वाला प्लेन 101 का होगा। यानी कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्लेन से एक मटेरियल तैयार किया गया है और ये जो है वो सेपरेट हुए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ डिफाइंड बाउंड्रीज, या जिसको हम डोमेन वॉल्स या ग्रेन बाउंड्रीज भी बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है वो मेरा XRD का रिजल्ट भी वेरीफाई कर रहा है कि हर एक ग्रेन बाउंड्रीज के अंदर जो एटम्स हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट में जो है आपस में कंबाइन हुए हुए हैं या आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है। और ये जो सैंपल है, ये वाला डाटा है, ये XRD का डाटा है, इस बात की भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि मेरा मटेरियल क्रिस्टलाइन है
और सिंगल क्रिस्टलाइन नहीं बल्कि पॉली क्रिस्टलाइन है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। So this was about today video lecture. In next video lecture, we will discuss about another characterization technique, which will be EDX. So take care and thank you.